हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम एकाधिकार में कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, एकाधिकार के अंतर्गत बाजार में वस्तु का एकमात्र उत्पादक तथा विक्रेता होता है। वह अपनी वस्तु का भिन्न भिन्न व्यक्तियों से अथवा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मूल्य ले सकता है। अतः एकाधिकारी द्वारा एक ही प्रकार की वस्तु के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को हम कीमत विभेद कहते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर कहते हैं कि समान वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमतें वसूल करने की क्रिया कीमत विभेदीकरण है। विद्यार्थियों, प्रायः यह देखने में आया है कि पुस्तक का, जैसे उदाहरण लेते हैं हम कि पुस्तक का सजिल्द संस्करण है और पेपरबैक संस्करण है, उनके मूल्यों में भारी अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार बिजली की घरेलू कार्यों के लिए दर अलग होती है और औद्योगिक कार्यों के लिए बिजली की दर अलग होती है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारी वस्तुओं के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है, जैसे रेलवे प्रति टन विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न माल भाड़ा लेती है। तो इस प्रकार कीमत विभेदीकरण हमें देखने को मिलता है। बच्चों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत विभेद नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक फर्में समरूप वस्तु का विक्रय करती हैं। यदि एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि करती है तो ग्राहक उसको छोड़कर दूसरे विक्रेता के पास चले जाएंगे। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, इसलिए एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेद संभव होता है। विद्यार्थियों, कीमत विभेद की तीन स्थितियां उल्लेखनीय हैं। हम पहला ले सकते हैं व्यक्तिगत विभेद, पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। इसके अंतर्गत जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनसे एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल की जाती हैं। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि जो निर्धन व्यक्ति है उससे कम कीमत ली जाए और जो धनी व्यक्ति है उससे अधिक कीमत ली जाए। इसी प्रकार जो स्थान के आधार पर प्लेस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, स्थान के आधार पर कीमत विभेद हो सकता है। एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग कीमतें वसूल की जाएं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी वस्तु का एकाधिकारी के द्वारा कम मूल्य लिया जाता है और स्थानीय बाजार में उस वस्तु का हो सकता है वह प्रति इकाई अधिक कीमत वसूल कर रहा हो। इसी प्रकार व्यवसाय विभेद कीमत विभेद का एक रूप हो सकता है। जैसे एक ही वस्तु विभिन्न प्रयोगों के लिए अलग अलग दर पर बेची जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि विद्युत का घरेलू और औद्योगिक प्रयोग के लिए जो विद्युत कंपनियां हैं उसकी विद्युत की जो यूनिट्स हैं उनकी अलग अलग कीमत वसूल करती हैं। तो एक ही वस्तु का अलग अलग प्रयोगों में भिन्न भिन्न कीमत लेना भी कीमत विभेदीकरण है। इसके अलावा विद्यार्थियों
हम यह भी देखते हैं कि वस्तु की क्वालिटी में अंतर रखकर विभिन्न बाजारों या क्रेताओं से कीमत में अंतर हो सकता है, और कीमत में जो अंतर होता है वह वस्तु की क्वालिटी में अंतर होने के कारण जो लागत में अंतर होता है उससे कहीं अधिक होता है, या वस्तु की क्वालिटी अलग अलग रखकर भिन्न भिन्न बाजारों अथवा क्रेताओं से एक ही कीमत वसूल करना भी कीमत विभेदीकरण का ही रूप है। और वास्तविक संसार में इस प्रकार का कीमत विभेदीकरण प्रायः अधिक पाया जाता है कि वस्तु की जो गुणवत्ता है उसमें अंतर करके वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल की जाती हैं, और जो वस्तु की अलग अलग किस्म होती हैं उनको जब भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाता है तो वह अंतर उनकी उत्पादन लागतों से ज़्यादा होता है। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि जो पुस्तक है उसके सजिल्द संस्करण और पेपरबैक संस्करण की कीमतों में जो अंतर होता है प्रायः उन दोनों की लागत अंतरों से अधिक होता है। लेकिन आर्थिक सिद्धांत या विश्लेषण की दृष्टि से इस प्रकार का विश्लेषण थोड़ा जटिल होता है, जिसमें वस्तु की क्वालिटी में अंतर है। तो यहाँ पर हम साधारण प्रकार के विभेदीकरण की ही चर्चा करेंगे, जिसमें एक समान पदार्थ की विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल की जाती हैं। विद्यार्थियों, कीमत विभेदीकरण की मात्रा या डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की यदि हम बात करें तो प्रोफेसर A.C. पीगू ने कीमत विभेदीकरण की 3 किस्में बताई हैं। सबसे पहले प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, और ये तब होता है जब कोई एक अधिकारी किसी पदार्थ की प्रत्येक इकाई को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचता है और प्रत्येक उपभोक्ता से वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए उतनी कीमत वसूल की जाती है जितनी कि वह देने को तैयार होता है। यानी क्रेता को इस स्थिति में कोई भी अतिरेक या उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होती। एकाधिकारी के द्वारा उपभोक्ता की समस्त बचत को ले लिया जाता है और इस स्थिति में एकाधिकारी जो कीमत वसूल करता है वह उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता को ध्यान में रखकर, मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखकर कीमत वसूल करता है। इसलिए उस स्थिति में जो उपभोक्ता का मांग वक्र है वही एकाधिकारी के लिए उसका आगम वक्र बन जाता है और व्यवहार में ऐसी स्थिति देखने में प्रायः नहीं आती, क्योंकि जो एकाधिकारी है उनको उपभोक्ताओं की जो उपभोक्ता जो कीमत जितना दे सकते हैं, उपभोक्ताओं की जो सीमांत उपयोगिता है उसके बारे में प्रायः जानकारी नहीं होती और साधारणतः एकाधिकारी की जो कीमत होती है वह उपभोक्ताओं की सीमांत आय से प्रायः उपभोक्ताओं की सीमांत उपयोगिता से प्रायः कम होती है। दूसरी स्थिति का जो कीमत विभेद है, द्वितीय कोटि का कीमत विभेद, इसके अंतर्गत उपभोक्ता की बचत का कुछ अंश ही एकाधिकारी ले पाता है, जिसका मतलब है कि जब एकाधिकारी उपभोक्ता को वस्तु की एक ढेरी एक स्लॉट जब बेचने की पेशकश करता है, एक कीमत पर बेचने की पेशकश करता है, परंतु उपभोक्ता को अतिरिक्त वस्तु खरीदने का जब प्रस्ताव करता है तो उस अतिरिक्त वस्तु को वह कम कीमत पर बेच पाता है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता की बचत का
कुछ अंश ही एकाधिकारी ले पाता है और यह द्वितीय कोटि का कीमत विभेद कहलाता है। और तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, यह प्रायः सर्वाधिक प्रचलित होता है और इसको पूरा होने के लिए कुछ शर्तें पूरी होती हैं, जैसे कि बाजार को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जा सकता है, बाजार की मांग की लोचों में अंतर होता है और एकाधिकारी प्रायः अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतें वसूल कर सकता है और जो प्रत्येक बाजार है वह दूसरे बाजार से पृथक होता है। तो प्रायः इस प्रकार का कीमत विभेद देखने में आता है, सबसे ज़्यादा यही कीमत विभेद प्रचलित होता है। विद्यार्थियों, कीमत विभेद के लिए कुछ शर्तें पूरी होना जरूरी है, यानी हम ये कहें कि कीमत विभेदीकरण कब संभव होता है तो उसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी कीमत विभेद हो सकता है। सबसे पहली बात तो हम चर्चा कर ही रही हैं कि कीमत विभेद एकाधिकार में ही संभव है। दूसरी स्थिति, इसमें कीमत विभेद तभी संभव है जब उपभोक्ताओं की मांग की लोच में भिन्नता हो, और जब उपभोक्ताओं की मांग की लोच में भिन्नता होती है तो एकाधिकारी अलग अलग मांग की लोच के आधार पर जो बाजार हैं उनको अलग अलग बाजारों में विभाजित कर सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तिगत सेवाएं हैं जिसमें कीमत विभेद संभव हो पाता है, यानी हम जिनको डायरेक्ट पर्सनल सर्विसेज कह सकते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है निर्धन व्यक्ति से कम फीस ले और धनी व्यक्ति से अधिक फीस ले सकता है। इसी प्रकार कीमत विभेद कानूनी स्वीकृति के माध्यम से भी संभव होता है। कई बार कीमत विभेद की नीति को क्रियान्वित करने के लिए एकाधिकारी को सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है। जैसे हम देखते हैं राशन की दुकानों पर या उचित मूल्य की दुकानों पर वस्तु कम कीमत पर मिलती है और खुले बाजार में वही वस्तु अधिक मूल्य पर मिलती है। या हम जैसे बिजली का उपभोग देख सकते हैं, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की अलग दर होती है और व्यावसायिक उपभोग के लिए बिजली की अलग दर होती है। इसी प्रकार वस्तु की प्रकृति के अनुसार, नेचर ऑफ कमोडिटी के अनुसार भी मूल्य विभेद की स्थिति संभव है। जैसे रेलवे है, कोयला जैसी भारी वस्तु के लिए कम किराया रखता है और मूल्यवान और कम वजनी वस्तु के लिए परिवहन की दर ऊंची रखी जाती है। विद्यार्थियों, इसके अलावा उपभोक्ताओं की अज्ञानता के कारण भी कीमत विभेद संभव होता है। जब उपभोक्ता यह मानते हैं कि ऊंची कीमत वाली वस्तु अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और कम मूल्य वाली वस्तु अच्छी नहीं है, या उपभोक्ताओं को बाजारों की जानकारी नहीं होती, या उपभोक्ता आलस्यवश पास की स्थिति में ही वस्तु को खरीद लेते हैं, पास के बाजार से, नज़दीक के बाजार से, तो उस स्थिति में भी कीमत विभेद संभव होता है। और कई बार जो दूरी और सीमा संबंधी रुकावटें भी मूल्य विभेद को संभव बनाती हैं। जैसे हम देखते हैं एक देश में वस्तु के लिए एकाधिकारी अधिक कीमत खरीद सकता है और विदेशी बाजार में, जो कि उसके लिए प्रतियोगितापूर्ण बाजार होता है, वहाँ पर वस्तु की वह कम कीमत वसूल कर पाता है। तो इन स्थितियों के कारण, इन शर्तों के पूरी होने पर कीमत विभेद संभव होता है। विद्यार्थियों, कीमत विभेद, हमें ये ध्यान रखना होगा कि कीमत विभेद उसी स्थिति में लाभकारी होता है
जब दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न है, और यदि दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच समान होगी तो वहाँ पर दोनों बाजारों में सीमांत आय भी समान होगी, क्योंकि हम जानते हैं सीमांत आय का जो सूत्र है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, MR इक्वल टू AR इंटू ब्रैकेट में E-1 डिवाइडेड बाई E। तो यहाँ पर यदि मांग की लोच दोनों बाजारों में समान होगी तो दोनों बाजारों में सीमांत आय भी समान होगी, और इसलिए एकाधिकारी के लिए ये लाभकारी नहीं होगा कि वह एक समान सीमांत आय वाले बाजारों में वस्तु का जो उत्पादन है वह अलग अलग कीमतों पर बेच पाए। तो इसलिए कीमत विभेद उसी स्थिति में लाभकारी होता है जब वस्तु की इकाई एक मार्केट से दूसरे मार्केट में हस्तांतरित नहीं हो सकती, या क्रेता एक बाजार से दूसरे बाजार में हस्तांतरित नहीं होता, उस स्थिति में ही कीमत विभेद लाभकारी होता है। विद्यार्थियों, विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति निर्धारण को हम दो स्थितियों में देख सकते हैं। विद्यार्थियों, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत जो एकाधिकारी है उसे ये निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए, अलग अलग बाजारों में वस्तु की कितनी मात्रा बेची जाए, और अलग अलग बाजारों में वस्तु की कितनी कीमत वसूल की जाए। ये तीन निर्णय एकाधिकारी को विभेदात्मक मूल्य नीति अपनाते समय ये तीन निर्णय लेने होते हैं। तो हम विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति निर्धारण की दो स्थितियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहली स्थिति हम ले रहे हैं संरक्षित देशी बाजार तथा प्रतियोगितापूर्ण विदेशी बाजार। इस स्थिति में जो एकाधिकारी है वह उसके लिए जो बाजार है वह अपने स्वदेश में तो एकाधिकार की स्थिति होती है, और विदेशी बाजार में उसे पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। तो विदेशी बाजार में कीमत MR के बराबर और MC के बराबर होती है, जबकि जो स्वदेश है उसमें जो कीमत है वह MC से अधिक होती है। तो विद्यार्थियों, इस स्थिति में लाभ अधिकतम करने हेतु एकाधिकारी कुल उत्पादन की सीमांत लागत को प्रत्येक बाजार के आगम के बराबर करेगा, यानी जो संतुलन की शर्त होगी एकाधिकारी के लिए वह यह होगी कि जो स्वदेशी बाजार का सीमांत आगम है वह विदेशी बाजार के सीमांत आगम के बराबर हो, और वह जो उत्पादन की कुल सीमांत लागत है, कुल उत्पादन की जो सीमांत लागत है उसके बराबर होना चाहिए, यानी MRD इक्वल टू MRF इक्वल टू MC। D यहाँ डोमेस्टिक मार्केट का MR है और F यहाँ फॉरेन मार्केट का MR है। तो ये संतुलन की शर्त पूरी होने पर एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होता है। विद्यार्थियों, हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार संरक्षित देशी बाजार और विदेशी बाजार में जहाँ पर उसे पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है वो किस प्रकार कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर AR इक्वल टू MR यह दिखाई दे रहा है क्षैतिज लाइन, ये विदेशी बाजार का मांग वक्र है जो कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को बता रहा है, जिसमें एकाधिकारी एक फर्म के रूप में है, उसे विदेशों में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्षैतिज है। और AR1 और MR1 घरेलू बाजार के औसत आगम और सीमांत आगम है। MC कुल उत्पादन का सीमांत लागत है, जिसे हम एकाधिकारी का पूर्ति वक्र भी कह सकते हैं। इस स्थिति में संतुलन में
एकाधिकारी ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करेगा। ओ क्यू मात्रा का उत्पादन करने पर एकाधिकारी जो वस्तु की मात्रा है उसमें से जो OQ1 है वह देशी बाजार में बेचेगा और उसके लिए P1 कीमत चार्ज करेगा, वसूल करेगा। और विदेशी बाजार में वह Q1 Q2 मात्रा बेचेगा और उसके लिए OP कीमत वसूल करेगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि विदेशी बाजार में यदि कीमत इस R बिंदु से भी कम हो जाती है तो वह विदेशी बाजार में वस्तु का विक्रय नहीं करेगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जो विदेशी बाजार में कम कीमत पर वस्तु बेचना और देशी बाजार में वस्तु की अधिक कीमत वसूल की जा रही है, तो इस स्थिति को हम कई बार विदेशी बाजार में राशिपातन की स्थिति भी कहते हैं, डंपिंग की स्थिति भी कहते हैं, जब एकाधिकारी विदेशी बाजार में देशी बाजार की तुलना में कम कीमत पर वस्तु का विक्रय करता है। तो ये एकाधिकार के अंतर्गत संरक्षित देशी बाजार और प्रतियोगितापूर्ण विदेशी बाजार के अंतर्गत कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं जिसमें एकाधिकारी को सभी बाजारों में एकाधिकार प्राप्त होता है। इस स्थिति में जो संतुलन की शर्तें होती हैं वह ये हैं कि MR इक्वल टू सिग्मा MC होना चाहिए और MR1 इक्वल टू MR2 इक्वल टू MC होना चाहिए। यानी जो कुल आगम है वह जो कुल उत्पादन है उसकी सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए और प्रत्येक बाजार का सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। और जो कुल उत्पादन है वह हम यहाँ दो बाजार मान के चल रहे हैं, तो दोनों बाजारों में बेची गई मात्रा के बराबर कुल उत्पादन होता है। विद्यार्थियों, इस को हम डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हमने दो बाजार लिए हैं, प्रथम बाजार और दूसरा बाजार। ये प्रथम बाजार का औसत आगम और सीमांत आगम वक्र AR1 MR1 है और यहाँ पर ये दूसरे बाजार में AR2 MR2 हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम बाजार में मांग की लोच कम है, दूसरे बाजार में मांग की लोच अधिक है, जो कि हम AR की स्थिति से हम देख सकते हैं, क्योंकि AR डिमांड कर्व ही होता है। और हमने यहाँ पर तीसरे डायग्राम में कुल मांग को दिखाया हुआ है और ये जो स्थिति है यहाँ पर कुल MR को भी दिखाया हुआ है और टोटल AR और टोटल MR यहाँ पर तीसरे डायग्राम में दिखाया हुआ है। और तीनों जो डायग्राम हैं उनमें O x अक्ष पर उत्पादन मात्रा ली है, O y अक्ष पर कीमत, सीमांत आगम और सीमांत लागत हैं। और ये जो MR वक्र है तीसरे डायग्राम में, यह दोनों बाजारों के MR वक्र का लेटरल समेशन है, योग है। और MC दिखाई दे रही है, यह MC जो वक्र है वह MR टोटल जो हमने निकाला है उसको T बिंदु पर काटता है और उत्पादन की जो कुल मात्रा है यहाँ पर OQT निर्धारित होगी और इस कुल उत्पादन मात्रा को एकाधिकारी दोनों बाजारों में विभाजित करेगा। जो प्रथम बाजार है उसमें OQ1 मात्रा बेची जाएगी और द्वितीय बाजार में OQ2 मात्रा बेची जाएगी। OQ1 प्लस OQ2 इक्वल टू जो टोटल प्रोडक्शन है एकाधिकारी का वह उसके बराबर होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एकाधिकारी है वह प्रथम बाजार में कीमत अधिक चार्ज कर रहा है
और द्वितीय बाजार में कीमत कम वसूल कर रहा है, क्योंकि प्रथम बाजार में वस्तु की मांग की लोच कम है और दूसरे बाजार में वस्तु की मांग की लोच अधिक है। तो इस प्रकार अलग अलग बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होने पर, मांग की कीमत लोच भिन्न भिन्न होने पर वह अलग अलग कीमत वसूल करके अपना लाभ अधिकतम करता है। और इस स्थिति में हमने देखा कि मांग की कम लोच वाले बाजार में कीमत ऊंची और मांग की अधिक लोच वाले बाजार में कीमत नीची होती है। तो इस प्रकार विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एक ही वस्तु की अलग अलग कीमतें वसूल करके एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम करता है। विद्यार्थियों, अब आपके मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि क्या कीमत विभेदीकरण समाज के लिए हितकर है या कीमत विभेदीकरण का क्या औचित्य है, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग कीमतें क्यों वसूल की जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, प्रायः हम ये जानते हैं कि आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव अनुपयुक्त माना जाता है, उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए कीमत विभेद भी सामाजिक न्याय की दृष्टि से अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रत्येक उपभोक्ता से उसकी अधिकतम क्षमता तक मूल्य वसूल कर सकता है, और जिससे उपभोक्ताओं की बचत कम होती है, उनकी संतुष्टि की भी हानि होती है। या एकाधिकारी देशी बाजार में अधिक मूल्य वसूल करता है वस्तु का और विदेशी बाजार में कम मूल्य वसूल करता है, जिससे जो देशी उपभोक्ता हैं उनको हानि होती है। लेकिन कई बार कीमत विभेद सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त भी माना जाता है, जब सार्वजनिक उपयोगिता की वस्तुओं में समाज के सभी वर्गों से उनकी क्षमता अनुसार मूल्य वसूल करके उन्हें उपभोग का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे जो रेलवे है वह फर्स्ट क्लास का किराया बहुत अधिक रखता है और जो सामान्य श्रेणी होती है उसका किराया काफ़ी कम रखा जाता है। या जो विद्युत दर हैं वह कम यूनिट उपभोग करने पर उसकी विद्युत दर कम होती है और अधिक यूनिट उपभोग करने पर विद्युत दर अधिक होती है। या कई स्थितियों में निर्धन व्यक्ति से कम कीमत वसूल की जाती है और धनिकों से अधिक कीमत वसूल की जाती है उसी वस्तु या सेवा की। तो उस स्थिति में समाज के निर्धन तबके को वस्तु के उपभोग का या सेवा के उपभोग का अवसर दिया जाता है, ताकि वह अपनी आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करें। और यदि मान लीजिए सभी व्यक्तियों से समान कीमत वसूल की जाए तो हो सकता है कि जो वस्तु प्रदान करने वाली या सेवा प्रदान करने वाली जो फर्म है, उत्पादक है, उसे घाटा हो। तो कई बार ऐसी स्थितियों में एकाधिकार ठीक भी होता है, या वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ यदि लागत घटती जाती है, पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, तो उस स्थिति में भी एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण उचित माना जाता है। तो इस प्रकार कई स्थितियों में कीमत विभेदीकरण औचित्यपूर्ण होता है। कई बार जो आर्थिक विकास की जो प्राथमिकताएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए भी विभेदीकरण प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कृषि कार्य के लिए कम दर पर विद्युत सप्लाई की जाती है और कई अन्य कार्यों के लिए विद्युत की दर अधिक होती है। तो इस प्रकार कई स्थितियों में कीमत विभेद औचित्यपूर्ण भी होता है। विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ आपको कीमत विभेद की जो एकाधिकारी की जो नीति है वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण संभव होता है, उसकी क्या शर्तें होती हैं, कब यह औचित्यपूर्ण होता है।
मैं समझती हूँ आपको यह जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।